नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वागत करता हूं आपका इंस्पायर नीट क्लासेस पे। डियर, आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दें कि नीट एग्ज़ाम में ये चैप्टर 10 से 15 क्वेश्चंस को कवर करता है। ओके, आज अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है बाकी चैप्टर्स की कंपैरिजन में। ओके डियर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, आप अपने आसपास देखते होंगे कि आपको कुछ चीज़ें लिविंग दिखती हैं, कुछ नॉन लिविंग दिखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कहीं बाहर गए, आप देखोगे कि अपने आसपास पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, गाय भैंस पशु पक्षी, ये सब हैं, ये तो लिविंग हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन लिविंग हैं, जैसे कि आप देखोगे कि मतलब पत्थर हुआ, लकड़ी, ठीक है, चारों तरफ मकान बने हुए हैं, ये सब नॉन लिविंग है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, लिविंग, और जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है वो क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग। ठीक है डियर, अब देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट होता है, उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट विच इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर। एक से ज़्यादा प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो, सेल का जो स्टडी है, अपन इस चैप्टर में जो सेल का स्टडी करने वाले हैं उसमें अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे सेल के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे, सेल थ्योरी देखेंगे अपन, साइंटिस्ट हैं जो कुछ उनकी बातें करेंगे। फिर आते हैं सेल ऑर्गेनेल आते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल से पहले अपन देखेंगे सेल की बाउंड्री, फिर उसके अंदर जाएंगे तो फिर सेल ऑर्गेनेल आते हैं, न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है, फिर सेल के फंक्शंस भी देखेंगे अपन, और आगे सेल डिवीजन। इस तरीके से अपन इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है डियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, देखो, सेल से रिलेटेड साइंस में दो ब्रांच चलती हैं। पहला होता है सेल बायोलॉजी एंड सेकंड होता है साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं अपन, सेल बायोलॉजी में सेल की स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, ठीक है, और सेल का डेवलपमेंट, ठीक है, सेल की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब की स्टडी करते हैं अपन इसमें सेल बायोलॉजी में। किस किस की साइंस, किस ब्रांच में सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन का स्टडी किया जाता है सेल बायोलॉजी में। और ये जो सेल बायोलॉजी है ये कंपेरेटिवली काफ़ी डाइवर्स ब्रांच होती है। किसके कंपेयर में, साइटोलॉजी में। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों ही साइंस की ब्रांच है जिसमें अपन सेल के बारे में स्टडी करते हैं। बट ये जो सेल बायोलॉजी है ये काफ़ी डाइवर्स ब्रांच है, ये लिख देता हूँ, ये डाइवर्स ब्रांच है, ये डाइवर्स ब्रांच है, ठीक है। दूसरा आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है साइटोलॉजी में। देखो, इस ब्रांच में सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, और ये क्या होती है, काफ़ी छोटी ब्रांच होती है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इसके अंदर तो कई चीज़ें देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब का स्टडी करते हैं। बट इसमें सिर्फ सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, तो ये काफ़ी छोटी ब्रांच है, ठीक है। आगे अब बात आती है साइंटिस्ट की। सेल से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं कि मतलब सेल की डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुई, इसका स्टडी करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, स्पेनिश ओक नाम का कोई प्लांट आता है, कर्कस सुबर बोलते हैं उसको, उसको स्पेनिश ओक भी बोला जाता है। इस प्लांट का कोर्क लेके वो अपनी लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी कर रहे थे। कोर्क का नाम आया तो कोर्क क्या होता है, देखो, जैसे ये कोई प्लांट है, जैसे देखो ये कोई ट्री है, सॉरी ट्री, कोई ट्री है, जैसे ये देखो नीम का पेड़ है, ठीक है। आप नीम के पेड़ को बाहर देखोगे, बाहर से, तो आपको ऐसे हार्ड कवरिंग नजर आएगी, उसको बोला जाता है बार्क, हिंदी में बोले तो
छाल। ठीक है, इस बार्क के अंदर की साइड एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है कोर्क। क्या बोला जाता है? कोर्क। कोर्क एक डेड लेयर है। डेड क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक सुबेरिन नाम के सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। सुबेरिन का जमाव पाया जाता है कोर्क की सेल्स के ऊपर, इस कारण ये डेड हो जाती है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? कर्कश सुबर प्लांट का कोर्क निकाल के लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के दौरान उनको क्या दिखाई दिया कि माइक्रोस्कोप में देखते देखते उनको कुछ खोखले स्थान नजर आए। खोखले स्थान जैसे इस तरीके से, ऐसे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे उनको खोखले स्थान नजर आए। इन खोखले स्थानों को ग्रीक भाषा में सेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेला। ग्रीक में इनको सेला या बोले तो सेल्यूला, दोनों ही नाम है। सेला भी बोलते हैं, सेलुला भी बोलते हैं। ग्रीक में इन खोखले स्थानों को सेला या सेलुला बोला जाता है। तो ये अपनी माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे, इनको ये खोखले स्थान नजर आए और इनको ग्रीक में सेला या सेलुला बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस थे ये बेसिकली क्या थी? ये डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल। और ये प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, तो ये क्या थी? प्लांट डेड सेल। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, रॉबर्ट हुक सबसे पहले माइक्रोस्कोप की सहायता से कोर्क के टुकड़े में खोखले स्थानों को देखा। माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे तो इनको खोखले स्थान नजर आए। ठीक है, ग्रीक में इन खोखले स्थानों को सेला या सेलुला कहा जाता है और यहीं से सेल वर्ड आया। सेला 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 करते करते सेल 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 होने लग गया। ठीक है, और यहीं से सेल वर्ड आया। ठीक है, जैसे अपने नहीं होता गोपाल 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 करते करते गोपी बन जाता है नाम, ऐसे ही। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, और उस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सबसे पहले सेल वर्ड का यूज किया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। देखो, रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सेल वर्ड का यूज किया था। अब मैंने बता दिया कि कोर्क होता है वो डेड होता है। डेड क्यों होता है कोर्क? क्योंकि उसके ऊपर सुबेरिन का जमाव पाया जाता है जिसके कारण वो डेड होता है। ठीक है, और ये प्लांट सेल पर स्टडी कर रहे थे तो अपन बोल सकते हैं कि इन्होंने डेड प्लांट सेल का डिस्कवरी किया सबसे पहले। ठीक है, सुबेरिन जमाव के कारण कोर्क डेड होता है, अतः इन्होंने डेड प्लांट सेल का स्टडी किया या डेड प्लांट सेल को देखा। सबसे पहले अगर अपन बोलें कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन जिस सेल की स्टडी या जिस सेल की डिस्कवरी इन्होंने की थी वो डेड प्लांट सेल थी। ठीक है डियर, चलो आगे देखते हैं। दूसरे नंबर के साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। पहले थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड प्लांट सेल को देखा था। ठीक है, दूसरे आते हैं ल्यूवेनहोक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग एनिमल सेल को देखा। अपन बोल सकते हैं कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो थे ल्यूवेनहोक। ठीक है, अगर बोले लिविंग एनिमल सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो भी कौन है? ल्यूवेनहोक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग एनिमल सेल को देखा था या उसका स्टडी किया था। ठीक है, अब लिविंग एनिमल सेल के साथ साथ ही इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी, मेमेलियन स्पर्म को देखा था, या फिर बोलने की इनकी डिस्कवरी की थी। किस किस की? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी और मेमेलियन स्पर्म को देखा था, और इनको क्या बोला था? एनिमल क्यूल नाम दिया था इन्होंने। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, हिंदी में इसको जंतुक बोला जाता है। ये नाम दिया था किन्होंने? ल्यूवेनहोक ने। दूसरे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, तीसरे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है,
अब देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उनमें क्या होता है कि जैसे सेल्स होती हैं, तो सेल्स आपस में मिलके क्या बना लेती हैं, टिश्यू। फिर कई सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके एक पूरा बॉडी बन जाता है। समझ पा रहे हो? ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सब सिस्टम आपस में मिलते हैं, फिर इससे एक पूरा बॉडी बन जाता है। ओके डियर, आगे क्या दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। देखो भाई, स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना। मल्टी सेलुलर हैं वो तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि उनमें पूरा सिस्टम है, तो वो तो स्वतंत्र अस्तित्व रखते ही हैं। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अपना स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उनका खुद का मेटाबॉलिज्म काम करता है। ओके डियर, आपको बता दूं कि जैसे एक टिपिकल सेल होती है, टिपिकल सेल या एक प्रारूपिक कोशिका, किसको बोलते हैं अपन प्रारूपिक कोशिका, उसके जैसा प्रारूप बाकी सब में पाया जाए। समझे? जैसे देखो, जैसे अगर प्लांट सेल है तो उसके बाहर सेल वॉल पाई जाती है, उसके अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ये सब अगर जिसमें प्रेजेंट है उसका मेटाबॉलिज्म होता है खुद का। ठीक है, तो ये जिनमें प्रेजेंट है वो एक टिपिकल सेल होती है। सेल वॉल है तो प्लांट सेल, और अगर सिंपल सेल मेम्ब्रेन है तो उसको एनिमल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, एक पॉइंट है, कोई भी संरचना जो एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है वह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है, मैंने आपको जो ये बताया है पहले कि उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल ये सब क्या होते हैं, एक प्रारूपिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर जिसके अंदर है उसको अपन सेल बोल सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो अपन उसको सेल नहीं बोल सकते, और जिनमें ये नहीं है उसका स्वतंत्र अस्तित्व भी संभव नहीं है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, कोई भी संरचना जो एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है वह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा वायरस, क्या दे रखा है, वायरस। देखो वायरस, वायरस में क्या होता है कि वायरस में बाहर की तरफ प्रोटीन का कोट पाया जाता है। ठीक है, और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक, साथ नहीं होते दोनों, या तो डीएनए होगा या आरएनए। तो बाहर प्रोटीन कोट होता है, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, वायरस में। तो अपन वायरस को एक लिविंग या वायरस को एक कोशिका या एक सेल नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि वो एक टिपिकल सेल में जो प्रेजेंट होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। समझ पा रहे हो? तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक बोला जाता है वायरस को, न कि एक सेल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, सेल जो होती है ना, सेल, कोशिका, कोशिका को जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है, संरचनात्मक इकाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल के बार बार रिपीटेशन से पूरी सेल बन जाती है। जैसे देखो, कोई बिल्डिंग बनानी है आपको, देखो जैसे आपको ये बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करोगे, छोटे से छोटी यूनिट क्या लगाओगे उसमें, ईंट। ये मत बोलना हम तो पत्थर भी लगा सकते हैं, वो अपनी चॉइस है, अपन जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे ये ईंट है, ठीक है, ऐसी कई सारी ईंटें आप जोड़ते जाओगे तो ये पूरा बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें छोटी से छोटी यूनिट अपन बताएं स्ट्रक्चरल यूनिट इसकी, तो वो क्या है, एक ईंट है। सेम वैसा ही अपना बॉडी है। ठीक है, अपना बॉडी है, अपनी बॉडी को बनाने के लिए जिस बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एक सेल। इस सेल के बार बार रिपीटेशन से अपनी पूरी बॉडी बन जाती है। आप जो भी देखोगे उसमें सब में सेल है। जैसे अपनी स्किन है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लाखों करोड़ों अरबों सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो उससे पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये अपन इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी बनाने का काम करती है। अपन इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं।
क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस भी करती हैं। जैसे नर्वस सेल अपन बोलते हैं, वो क्या करती है, न्यूरॉन्स बोलते हैं ना, न्यूरॉन्स, वो क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को भेजने का काम करती है। फॉर एग्जांपल अपने ब्रेन से अपने पैरों की उंगलियों तक बाकी पूरे शरीर में मैसेज को फैलाती है। ठीक है। आरबीसी होती है जो मतलब गैसेज का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम करती है सेल, तो अपन उसको फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है डियर। तो अपन ने क्या बात कर ली, पहला देख लिया अपन ने रॉबर्ट हुक, दूसरा देख लिया ल्यूवेन हुक, तीसरा देख लिया रॉबर्ट ब्राउन। और अपन ने देख लिया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट होती है, उनमें सेल आपस में मिलती हैं, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। आगे है, कोई भी संरचना जो एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है वह स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं है। जैसे वायरस होता है, वायरस एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है क्योंकि उसके बाहर सिर्फ प्रोटीन और अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि वायरस का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, या फिर वायरस जीवित नहीं रहता है। ठीक है। अपन पढ़ेंगे आगे वायरस क्या क्या है, कैसे जीवित रहता है, कैसे इन्फेक्शन फैलाता है, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। इसलिए सेल जीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है डियर। अब बात आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, सेल थ्योरी। ठीक है। इससे ऑलमोस्ट लगभग 1-2 साल में नीट में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इससे। ठीक है। देखो सेल थ्योरी क्या है, स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन 1838 में और स्वान 1839 में, इन दोनों ने कंबाइनली सेल थ्योरी दी। अब क्या है सेल थ्योरी, ये तो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है। स्लाइडेन और स्वान, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये पॉइंट, स्लाइडेन व स्वान ने कंबाइनली सेल थ्योरी को दिया। ठीक है। माल्थस स्लाइडेन जो थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे। माल्थस स्लाइडेन इनका पूरा नाम, ये जर्मन बोटनिस्ट थे। और थियोडोर स्वान वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। याद रखना आपको, ये जर्मन बोटनिस्ट और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है। अब जो स्वान, ये स्लाइडेन थे, ये प्लांट्स पर स्टडी कर रहे थे और इन्होंने बताया कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। जो स्लाइडेन थे ये प्लांट्स पर स्टडी कर रहे थे और इन्होंने बताया कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है। दूसरे स्वान ने एनिमल पर स्टडी किया और बताया कि एनिमल सेल पर पतली परत पाई जाती है जिसको अपन वर्तमान में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। स्वान जो थे इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी किया और बताया कि एनिमल सेल पर पतली परत पाई जाती है जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, बताओ जरा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। आगे प्लांट्स पर भी स्टडी किया स्वान ने। ये थे तो जूलॉजिस्ट बट इन्होंने प्लांट्स पर भी स्टडी किया और बताया कि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट्स का अद्वितीय लक्षण है। ठीक है। सेल वॉल का पाया जाना प्लांट्स का अद्वितीय लक्षण है, बोले तो स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल पे ही पाई जाती है। अपने पास दो सेल हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अपने को देखना है कि कौन सी सेल एनिमल है और कौन सी प्लांट सेल है। तो अपन कैसे देखेंगे, जिसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है वो क्या है, प्लांट सेल, और जिसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, एनिमल सेल। ठीक है। अब इन्होंने एक परिकल्पना दी, हाइपोथेसिस, मतलब इन्होंने ऐसा सोचा क्या कि प्लांट्स और एनिमल सेल का शरीर सेल्स व इनके उत्पादों से मिलकर बनता है। प्लांट्स व एनिमल्स का शरीर सेल्स व इनके उत्पादों से मिलके बनता है। सेल्स तो होती हैं, इनके उत्पाद बोले तो जैसे प्रोटीन्स हो गया, उसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। ठीक है। इसी तरीके से सेल्स और उनके उत्पादों से मिलके बना होता है। तो ये थी सेल थ्योरी। है क्या सेल थ्योरी, कुछ नहीं। सेल थ्योरी
दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन 1838 में और स्वान ने 1839 में। ये मतलब अलग अलग काम कर रहे थे। स्लाइडेन और स्वान जो थे 1838 में और ये 1839 में, ये अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, फिर इन्होंने देखा कि पॉइंट जो थे वो लगभग सेम ही आ रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों ने कंबाइनली उसको नाम दे दिया, सेल थ्योरी को नाम दे दिया सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के क्या दिए, कुछ पॉइंट्स बता दिए इन्होंने कि ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या थे, स्लाइडेन थे जर्मन बोटनिस्ट, इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी किया और बताया कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, आज अपन जानते ही हैं सब कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, बट उस टाइम पे थोड़ी पता था ये। ठीक है, फिर जो थियोडोर स्वान थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल सेल पर स्टडी कर रहे थे। और एनिमल सेल पे स्टडी करते करते इन्होंने क्या बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली परत पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, तो इसके बाहर की तरफ ये पतली लेयर पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्होंने प्लांट्स पर भी स्टडी किया और बताया कि प्लांट्स के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल। और सेल वॉल का पाया जाना प्लांट्स का अद्वितीय लक्षण है, जो सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, फिर अब इन्होंने एक परिकल्पना दी कि प्लांट्स और एनिमल्स का शरीर सेल्स व इनके उत्पादों से मिलके बनता है। ठीक है, अब इन दोनों के द्वारा जो सेल थ्योरी ये दी गई, जो पॉइंट बताए गए या फिर सेल थ्योरी में ये सब चीज़ें बता दी। ठीक है, अब इनकी सेल थ्योरी में एक कमी भी थी, इनकी सेल थ्योरी में कमी भी थी। कमी क्या थी कि ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, इन्होंने ये सब बातें तो बता दी, लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, तो इनकी एक कमी थी। कमी क्या थी कि ये इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए कि नई सेल्स की उत्पत्ति कैसे होती है, कि नई सेल्स का, न्यू सेल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सब बातें बताने में ये असफल थे। ठीक है, तो ये अपनी सेल थ्योरी है। इसके पॉइंट्स हैं कुछ एक्स्ट्रा, वो अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सेल लीनिएज थ्योरी का प्रतिपादन किया। सेल लीनिएज थ्योरी इन्होंने बताई थी, सेल लीनिएज थ्योरी। और अपनी इस थ्योरी में इन्होंने एक पॉइंट बताया था या फिर एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अपनी लैंग्वेज में इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया था, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अपनी इस सेल लीनिएज थ्योरी के आधार पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है, देखो, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, वो भी ठीक है, लेकिन उनके स्टेटमेंट की कमी क्या थी कि वो ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट दिया, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का। इन्होंने क्या दिया, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या मतलब कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से अस्तित्व रखने वाली कोशिकाओं से होती है। आज तो अपन जानते हैं कि नई सेल कैसे बनती है, पुरानी सेल होती है, उसमें डिवीज़न होता है, उससे नई सेल बनती है। यानी कि पुरानी सेल में डिवीज़न होता है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, फिर उससे नई सेल बन जाती है। बट उस टाइम पे ये थोड़ी पता था। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, नई सेल की उत्पत्ति पहले से अस्तित्व रखने वाली सेल्स से होती है। ठीक है, अब देखो, स्लाइडेन और स्वान ने सम्मिलित रूप से सेल थ्योरी दी, उसकी कमी भी आ गई, बट इन्होंने क्या किया कि उस सेल थ्योरी में अपने हिसाब से कुछ पॉइंट और
ऐड कर दिए, तो सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया सेल थ्योरी को, ठीक है। और वर्तमान में अपन आज के वक्त में जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसके क्या पॉइंट हैं चेंज करने के बाद, रुडोल्फ विर्चो के चेंज करने के बाद सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट हैं जो आज अपन पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान ने तो दिया ही, प्लस कंट्रीब्यूशन रुडोल्फ विर्चो का भी है। तो कंबाइंडली बात करें तो स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो, इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। अब मॉडर्न सेल थ्योरी, या फिर ऐसा बोल दें कि प्रेजेंट टाइम में अपन सेल थ्योरी के कौन कौन से पॉइंट को पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में अपने को दे रखे हैं, बट ये जो बाकी के पॉइंट हैं ये काफ़ी हायर स्टडीज़ में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, सभी जीव कोशिका व इसके उत्पादों से मिलके बनते हैं, ये अपन ने देख ही लिया, स्लाइडेन और स्वान ने बता ही दिया था ये कि सभी जीव कोशिका व इसके उत्पादों से मिलके बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है नई सेल्स की उत्पत्ति पहले से अस्तित्व रखने वाली सेल्स से होती है, ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई दी। दोनों का काम हो गया, स्लाइडेन और स्वान की बात भी आ गई इसमें, रुडोल्फ विर्चो की बात भी आ गई इसमें। अगला पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट, क्या जीवों को शरीर में होने वाली विभिन्न जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं सेल्स में होने वाली क्रियाओं के कारण होती है। समझे इस पॉइंट को, कि जीवों के शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं सेल्स के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण होती है। समझाता हूँ, नहीं समझ में आया। देखो, अपन सांस लेते हैं, सांस लिया, अपन ने बोल दिया कि हमने सांस लिया है, बट अगर देखें अंदर की बात, जाने अंदर जाके देखें डेप्थ में, तो क्या हुआ, ये एयर है, ये कहाँ गई, लंग्स में। ये एयर कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स में जाके ये एल्वोलाई में गई, ठीक है। एल्वोलाई से ये ब्लड वेसल्स है जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आई ब्लड वेसल्स में, यहाँ से आरबीसी ने इसको लिया और बॉडी के पार्ट है जहाँ जहाँ भी सेल प्रेजेंट है, लिविंग सेल, वहाँ पे इसको पहुँचा दिया, ठीक है। तो डेप्थ में जाके देखे तो सांस लेने का काम वास्तव में किया किसने, आरबीसी ने। इस एयर को यहाँ से लिया और इसको पहुँचा दिया। जैसे ये कोई पैर की अंगुली है अपनी, इसकी सेल्स है, इसको रिक्वायरमेंट है एयर की, तो ये यहाँ तक आई और इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे अंगुली की सेल्स हैं, इसमें जो खराब वायु CO2 थी, उस CO2 को वापस से आरबीसी को दे दिया गया और ये आरबीसी इसको लेके यहाँ पे आई, ठीक है। और यहाँ पे इसने लंग्स को वापस कर दिया और ये जैसे ही अपन सांस छोड़ते हैं वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो मोटे तौर पे बात करें तो अपन ने तो सांस ले लिया, लेकिन डेप्थ में बात करें तो वास्तव में वो रेस्पायरेशन क्या हुआ, वो रेस्पायरेशन सेल्स के अंदर हुआ, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोल रखी है कि जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं सेल्स में होने वाली क्रियाओं के कारण होती है। सांस लिया, सांस लेने की क्रिया हुई कैसे हुई, सांस लेने की क्रिया सेल्स में क्रिया हुई, ठीक है। उस वजह से सांस लेने की प्रोसेस हुई, ठीक है। अगला पॉइंट आता है 4th नंबर पे, सभी सेल्स आधारभूत संरचना में समान होती है। सभी सेल्स आधारभूत संरचना में समान होती है। कैसे, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जैसे कोई सेल है, ठीक है, टिपिकल सेल, उस सेल में क्या होता है, उसकी कवरिंग होती है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, उसके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। आप कोई भी सेल देखो, कोई भी सेल उठा के, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या होगा, अगर प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल पाई जाएगी, उसके अंदर सिर्फ कुछ सेल ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की सेम है, ठीक है। वही बात यहाँ बोल रखी है कि सभी सेल्स आधारभूत संरचना में समान होती है। अगला 5th नंबर का पॉइंट क्या आता है कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अपन पढ़ेंगे आगे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA होता है। तो जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं तो क्या होता है कि पहली पीढ़ी का जेनेटिक मटेरियल दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। जैसे ही सेल डिवाइड होती है, देखो
जैसे सेल, ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होगी तो दो बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होगा और ये एक यहाँ चला जाएगा कॉपी और एक कॉपी यहाँ चली जाएगी। तो ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ। यही बात बोल रखी है कि सेल में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। अपन ने 3 देख ही लिए साइंटिस्ट। फोर्थ रुडोल्फ विर्ट्जो, इन्होंने बताया था ओमनियस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही बात की कमी थी कि नई सेल कैसे बनती है, इसी कमी को पूरा इन्होंने कर दिया कि जो पहले से अस्तित्व रखने वाली सेल है उसी से नई सेल बनती है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को, और वर्तमान में क्या क्या पॉइंट है सेल थ्योरी के, पहला बता ही दिया अपन ने कि सभी जीव कोशिका और इसके उत्पादों से मिलकर बनते हैं, ये पहले उन्होंने बताई दी थी। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि सेल्स की उत्पत्ति पहले से अस्तित्व रखने वाली सेल से होती है, ये इनका पॉइंट आ गया। बाकी 3 पॉइंट है वो एक्स्ट्रा में है, सेल थ्योरी के एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना, इन 2 के अलावा, ये दो एनसीईआरटी में, इनके अलावा जो पॉइंट है सेल थ्योरी के 3 और एक्स्ट्रा, वो बता दिए मैंने आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है सेल थ्योरी के अपवाद। सेल थ्योरी के कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला अपवाद आता है वायरस। वायरस को सेल थ्योरी का अपवाद क्यों बोला जाता है? क्योंकि वायरस एक संपूर्ण कोशिकीय संरचना से कम है, अपन ने पहले बता दिया, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार और भी ऑर्गेनिज्म है जिनको अपवाद माना जाता है, वो कौन सा है, कौन कौन से हैं वो? जैसे देखो, अगला है मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अपन डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनेरा आते हैं, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, उसके बाद में प्लांटी और उसके बाद में एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा जो है उनको सेल थ्योरी के अपवाद माना जाता है, ठीक है। ये वायरस के अलावा है, अपने सिलेबस में वायरस तक की बात की है, ठीक है। ये आगे वाले जो है वो एक्स्ट्रा में है। आगे आते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जो बहुकेंद्रित संरचना है। कौन सी? फाइकोमाइसिटीज ग्रुप की शैवाल जो है, फाइकोमाइसिटीज ग्रुप की शैवाल, उनको सेल थ्योरी का अपवाद माना जाता है। क्यों? फाइकोमाइसिटीज ग्रुप की शैवाल में क्या होता है, जैसे ये हाइफे है, हाइफे अपन देखेंगे कवक में, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इनमें डिवाइडेशन नहीं होता इनमें, ये सारे देखो, जैसे ये कवक का हाइफे होता है, उसके अंदर ये जैसे एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ऐसे कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उस सेल के फॉर्म में डिवाइड नहीं होती, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती। आगे आती है मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी, ठीक है। उसके बाद में आती है सिव ट्यूब सेल, चालनी नलिका कोशिका, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? सेल थ्योरी के अपवाद हैं। अब देखो, सेल थ्योरी और मॉडिफिकेशन बाय रुडोल्फ विर्ट्जो, सेल थ्योरी और जो मॉडिफिकेशन किए थे रुडोल्फ विर्ट्जो ने, इनको मिला के क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी, या इसको सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है डियर। तो आज अपन ने यहाँ तक बात की है। नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में अंतर, और आगे बात करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।